एवं मंत्रिपरिषद संबंधी मनु के विचार। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। मनु ने मंत्री को सचिव कहा है। यह उल्लेखनीय है कि मनुस्मृति ने प्रत्यक्ष रूप से मंत्रिपरिषद नामक संस्था का उल्लेख नहीं किया है, किंतु मंत्रियों की नियुक्ति तथा राजा द्वारा उनसे वैयक्तिक एवं सामूहिक स्तर पर मंत्रणा आदि के विवरण से यह स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में व्यवहार में मंत्रिपरिषद जैसी संस्था के अस्तित्व को अवश्य स्वीकार किया गया है। पहला है मंत्रिपरिषद की आवश्यकता एवं मंत्रियों की संख्या। मनु का मत है कि अकेला राजा राज्य कार्यों एवं विभिन्न दायित्वों को निभाने में असमर्थ होता है, अतः राजा को 7 या 8 योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। मनु ने सामान्य स्थिति में 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति को उचित माना है और अंतिम तौर पर मनु ने माना है कि राजा शासन कार्य की आवश्यकता अनुसार ही मंत्रियों की संख्या तय करे। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति के सिद्धांत एवं सामान्य योग्यता। मनु ने मंत्री की नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं स्वीकारी हैं, जिनमें पहला है मौलान वर्ग से नियुक्ति। मनु के अनुसार राजा को मौलान वर्ग से मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। मौलान वर्ग के दो अर्थ हैं। पहला, कुल्लक भट्ट के अनुसार मौलान का अर्थ है ऐसा परिवार या वंश जिसके सदस्य कई पीढ़ियों से राज सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा है मौलान वर्ग का पहला अर्थ, जैसा भी पढ़ा हमने, कि ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार शुरू से ही राज सेवक में कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को चुना जाए। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध विचार है मौलान के संदर्भ में। मौलान का अर्थ वो बताते हैं कि अपने राज्य अर्थात स्वराज्य या स्वदेश में उत्पन्न व्यक्ति ही मौलान वर्ग से नियुक्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जो स्वराज्य में पैदा हुआ उसे ही मंत्री बनाया जाना चाहिए। दूसरा है शास्त्रज्ञ। राजा को मंत्री पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो शास्त्रविद अर्थात विभिन्न ग्रंथों का पूर्ण जानकार हो। तीसरा, साहसी अर्थात राज्य कार्य में आने वाले गंभीर संकटों तथा बाधाओं से वह भयभीत न हो, अपितु उसे धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प व स्थिर चित्त द्वारा ऐसे संकटों का मुकाबला करने में समर्थ होना चाहिए। तीसरा है साध्य प्राप्ति में समर्थ। राजा को ऐसे व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए जो अपने साध्य या उद्देश्य की प्राप्ति की सामर्थ्य रखते हों। ऐसे मंत्री की राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति एवं प्रजापालन की योजना को लागू करने में सफल हो सकते हैं। चौथा है सुपरिचित। छठवां है सुपरिचित। मनु का निर्देश है कि राजा भली भांति परखे गए व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त करे। आशय इसका यह है कि राजा
को चरित्र, सदाचार आदि की दृष्टि से व्यक्ति की पूर्ण परीक्षा करके ही उसे मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार ये मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित योग्यताएं थी कि इनमें मौलान वर्ग से या ऐसे व्यक्ति जो शास्त्रज्ञ हैं, साहसी हैं, बुद्धिमत्त हैं, साध्य प्राप्ति में समर्थ हैं, सुपरिचित हैं, ऐसे व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करना चाहिए। तीसरा, मंत्री परिषद की विभाग पद्धति। मनु स्मृति के अनुसार मंत्री परिषद में अग्रलिखित विभाग होते हैं, जैसे अर्थ विभाग, रत्न खान विभाग, अंतर्निवेश विभाग, संधि विग्रह विभाग, दंड विभाग, राष्ट्र विभाग एवं कोष विभाग। मनु का मत है कि स्वयं राजा को अपने पास राष्ट्र विभाग तथा कोष विभाग रखना चाहिए और अमात्य मंत्रियों को दंड विभाग सौंपना चाहिए। जिस मंत्री में प्रमुख रूप से शूरता, दक्षता एवं कुलीनता के गुण हो, उसे अर्थ विभाग सौंपना चाहिए। धर्मभीरु मंत्री को अंतर्निवेश विभाग, जिसे रनिवास कहा जाता है, सौंपा जाना चाहिए तथा संधि विग्रह विभाग उस मंत्री को सौंपा जाना चाहिए जो विभिन्न शास्त्रों का ज्ञाता, अंतःकरण से शुद्ध व कुलीन हो और अन्य व्यक्तियों के मन की बातें समझने में कुशल हो। मनु ने इस विभाग के मंत्री को दूत कहा है। चौथा है मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली एवं मंत्रणा संबंधी विवरण। यहाँ मंत्रणा का अर्थ है राज्य कार्यों से संबंधित विषयों पर राजा एवं उसके मंत्रियों के बीच होने वाला गंभीर एवं गुप्त विचार विनिमय। अगला है मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। शासन संबंधी सभी विषयों पर मंत्रियों से परामर्श किया जाना चाहिए। राजा को ऐसे सभी विषय मंत्रिपरिषद के सामने रखे जाने चाहिए और इनमें से प्रत्येक विषय पर पहले प्रत्येक मंत्री के व्यक्तिगत मत को जानना चाहिए और उसके बाद मंत्रियों के सामूहिक मत को भी मालूम किया जाना चाहिए। दूसरा है मंत्रणा के विषय। मनु के अनुसार मंत्रणा के विषय हैं संधि, विग्रह एवं स्थान के बारे में मंत्रणा, अपने राज्य के उद्देश्य के बारे में मंत्रणा, शत्रु पक्ष पर आक्रमण के बारे में मंत्रणा। इन विशिष्ट विषयों के अलावा सामान्य विषयों पर भी मंत्रणा करनी चाहिए। तीसरा है मंत्रणा का स्थान व समय। मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता पर अत्यधिक बल दिया है। उसका मत है कि जिस राजा के गुप्त विचार अर्थात मंत्र को अन्य लोग प्रयत्न करके भी नहीं जान पाते हैं, वह धनहीन हो जाने पर भी संपूर्ण भूमि अर्थात राज ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। मनु ने मंत्रणा के स्थान के बारे में कहा है कि राजा को पर्वत शिखर, राजमहल अथवा जंगल के बीच वृक्ष रहित खुले भाग में मंत्रणा करनी चाहिए। मनु का निर्देश है कि मंत्रणा के स्थान के आसपास गूंगे, बहरे, जड़ बुद्धि, अति वृद्ध, रोगी, स्त्री आदि को नहीं आने देना चाहिए। इसी प्रकार तोता, मैना आदि जैसे पक्षी मंत्रणा के स्थान से भी दूर रहने चाहिए, क्योंकि वे भी सुने सुनाए वाक्य को दोहराने में समर्थ होते हैं। मंत्रणा के समय के बारे में मनु का विचार है कि राजा को दिन के मध्य भाग अथवा अर्धरात्रि में मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए।
मंत्रणा के समय राजा एवं मंत्रियों के शरीर व चित्त क्लेश एवं प्रमाद से मुक्त होना चाहिए। इस विवरण को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृतियों में मंत्रियों तथा मंत्रिपरिषद के विषय में विशद विवरण किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि शासक के लिए मंत्रिपरिषद से मंत्रणा करना अति आवश्यक है, इसलिए उसे मंत्रियों से मंत्रणा करके ही शासन चलाना